दोस्तों, वॉर क्राइसिस जैसी सिचुएशन में इकोनॉमी के की वेरिएबल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं और आगे आगे इन पे क्या असर पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। हम आपके लिए मैक्रो कैफे पे ये सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में क्रिस्प एंड कंसाइज फॉर्म में लेके आते हैं ताकि आप अवेयर रहो एंड सोच समझ के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन ले सको। दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, सरकार ने रिसेंटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए पर लीटर से कट करी, जिससे सरकार को करीब करीब 1,65,000 करोड़ का नुकसान होगा एक साल में। तो लोगों ने कहा, वाह, सरकार ने तो दिल खोलकर दे दिया। अब पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस ऑयल कंपनीज नहीं बढ़ाएंगी इंडिया में क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज टैक्स कम कर दिया है। पर मैं आज आपको एक अलग एंगल से ये पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जब भी सरकार कुछ देती है तो एक सवाल हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है, ये पैसा आएगा कहां से, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आगे जाके टैक्सेस बढ़ेंगे इसकी वजह से। तो आज की वीडियो एक सिंपल सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो ये कट अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हम सब एक बड़े टैक्स हाइक की तरफ चल रहे हैं। शुरू करते हैं बेसिक से। वेस्ट एशिया में अभी एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में हम रोज पढ़ते हैं और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई टाइट हो गई है। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि हम अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जब ग्लोबल क्राइसिस होता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि इनके मार्जिन कम होने लगते हैं। और इन कंपनीज ने ऑलरेडी सिग्नल देना शुरू कर दिया है सरकार को कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उन्हें लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस सिचुएशन में 27 मार्च 2026 को सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया, पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए पर लीटर से कटौती करके। पेट्रोल पर एक्साइज 21.9 से गिर के 11.9 तक आ गया और डीजल का एक्साइज 17.8 से गिर के 7.8 तक हो गया। सीधा रिलीफ पब्लिक को मिला, लेकिन सीधा पैसा सरकार की पॉकेट से भी गया। अब यहां आता है वो नंबर जो गेम चेंज करता है, 1,65,000 करोड़ रुपए। सिर्फ इस एक डिसीजन की वजह से सरकार का एनुअल रेवेन्यू लॉस इतना हो सकता है। समझने के लिए सिंपल ब्रेकडाउन देखो। हर 1 रुपए पर लीटर एक्साइज कट का मतलब होता है 16,500 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू लॉस। तो 10 रुपए कट का मतलब हुआ 1,65,000 करोड़ का नुकसान। अब सवाल यह है, क्या सरकार इतने पैसे वाली है कि इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, या फिर ये एक टेम्पररी रिलीफ है जिसका बिल हम पे फटने वाला है? यही असली क्वेश्चन है। अब देखते हैं सरकार के पास क्या बैकअप है। सरकार के पास 3 मेजर टूल्स हैं। पहला, इस साल बजट में सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए अनाउंस करा इन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। ये एक प्रकार का फंड है जिसमें से पैसा यूज करा जा सकता है एट टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे इस टाइम ऑयल शॉक चल रहा है, और जब समय अच्छा हो तो एक्स्ट्रा पैसा इस फंड में डाला जा सकता है। दूसरा, आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर, जहां से एडिशनल 25,000 करोड़ तक मिल सकते हैं। तीसरा, एक्सपेंडिचर कट्स, मतलब सरकार अपने कुछ खर्चे टेम्परेरीली रिड्यूस करेगी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स, बीएसएनएल कैपिटल इन्फ्यूजन, रिसर्च फंडिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा एटीएफ और डीजल एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाकर लगभग 55,600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने की प्लानिंग है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सिस्टम मैनेजेबल लग रहा है, बट ये सब तभी काम करेगा जब क्राइसिस ज्यादा लंबा ना चले। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, 3 पॉसिबल सिनेरियोज जो हो सकते हैं। अगर क्राइसिस सिर्फ 1 से 2 महीने में रिजॉल्व हो जाता है तो सरकार पार्शियल एक्साइज रोल बैक कर सकती है और टोटल रेवेन्यू लॉस 1,00,000 से 1,10,000 करोड़ तक लिमिटेड रह सकता है। इस केस में कोई नया टैक्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिस्कल डेफिसिट भी अराउंड 4.4% ऑफ जीडीपी तक मैनेजेबल रह सकता है, यानी गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। दूसरा सिनेरियो, अगर सिचुएशन थोड़ी लंबी चलती है और एक्साइज कट पूरे साल मेंटेन करना पड़ता है और उसके ऊपर एलपीजी और फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ जाती है, तो भी फिस्कल प्रेशर मैनेजेबल रह सकता है, लेकिन सिस्टम पर स्ट्रेन डेफिनेटली बढ़ेगा। यहां भी इमीडिएट टैक्स हाइक की जरूरत नहीं होगी, पर रिस्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो जो सबसे क्रिटिकल है, अगर क्रूड ऑयल $120 पर बैरल के ऊपर काफी टाइम तक टिक जाता है और ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी लॉसेस फेस करती हैं और सरकार की कैपेसिटी सपोर्ट करने की भी कम हो जाती है, तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने पड़ सकते हैं। इस सिचुएशन में फिस्कल स्लिपेज यानी सरकार की साइड से एक्स्ट्रा खर्चा ओवर एंड अबव रेवेन्यू 71,200 करोड़ तक पहुंच सकता है और फिस्कल डेफिसिट
4.6% तक जा सकता है। यहां से गेम चेंज होता है दोस्तों। हिस्टोरिकली जब भी सरकार पर फिस्कल प्रेशर आता है तो एक ही रास्ता बचता है, जो है टैक्सेस। चाहे नए टैक्सेस हो या फिर एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ाना हो। तो सीधा जवाब यह है, अभी तुरंत नहीं, लेकिन अगर क्राइसिस लंबे चलते हैं तो टैक्स हाइक दूर नहीं है। अब एक हिडन चीज समझो, जो है इन्फ्लेशन। टैक्स सिर्फ वो नहीं होता जो आप डायरेक्टली पे करते हो, इन्फ्लेशन भी एक इनविजिबल टैक्स है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं आपकी परचेजिंग पावर गिरती है। बेस केस के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 में सीपीआई इन्फ्लेशन अराउंड 4.7% तक रह सकती है, अज्यूमिंग एलपीजी प्राइसेस में 20% तक का हाइक हो। अगर और कोई मेजर प्राइस हाइक नहीं होता तो इन्फ्लेशन 4.3% के आसपास मैनेजेबल रहेगा। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन 5.5 से 6% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब आपकी ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, एलपीजी सब महंगा हो जाएगा। ये डायरेक्ट बर्डन है आपकी पॉकेट पर बिना किसी टैक्स नोटिस के। अब बात करते हैं आरबीआई की। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी ईएमआई, चाहे होम लोन हो या फिर कार लोन हो, सब बढ़ जाएगा। मार्केट में मिक्स्ड व्यूज हैं, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि आरबीआई के पास रेट हाइक से पहले बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, सीआरआर, एसएलआर चेंजेस, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, एफसीएनआर स्कीम्स। रेट हाइक तभी आएगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला जाए। बेस केस में रेट हाइक नहीं दिख रहा, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में फाइनेंशियल ईयर 2027 के एंड तक 0.5% से रेट हाइक हो सकता है। मतलब अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, पर सिचुएशन बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी। और अब आखिरी चीज, रुपी और बॉन्ड मार्केट। रुपी पर प्रेशर है क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑयल बढ़ रहा है और कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं। एस्टीमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2027 में यूएसडी आईएनआर एवरेज 93.8 के आसपास रह सकता है। इसका मतलब फॉरेन ट्रैवल, इंपोर्टेड गुड्स और फॉरेन एजुकेशन सब और महंगा हो सकता है। और बॉन्ड मार्केट में भी काफी वॉलेटिलिटी है। 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स 6.85% से 7.35% के रेंज में रह सकती है इन नियर टर्म। इसका इंप्लीकेशन यह है कि डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी कंसिडर करनी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेफिनेटली महंगा रहने वाला है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉसेस लेती है तो गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा मार्केट से, और इस सिचुएशन में होगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी जब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम पैसा बचता है और उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है पैसा रेस करने के लिए। तो फाइनली क्या टैक्सेस बढ़ेंगे? सीधा जवाब है, अभी नहीं। सरकार के पास बफर्स हैं और पॉलिटिकली भी टैक्स बढ़ाना रिस्की है। लेकिन अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस लंबा चलता है, क्रूड ऑयल ऊपर रहता है और फिस्कल प्रेशर बिल्ड होता है तो टैक्स हाइक एक रियल पॉसिबिलिटी बन जाती है। हिस्ट्री भी यही दिखाती है। जब 2020 में क्रूड प्राइसेस गिर गए थे तब सरकार ने एक्साइज क्वाइटली बढ़ा दिया था पैसा रिकवर करने के लिए। तो पैटर्न क्लियर है दोस्तों, आज रिलीफ मिलता है, कल रिकवरी होती है। इसीलिए इस पूरी स्टोरी से एक ही टेक अवे है, इकोनॉमी में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं है। पेट्रोल का सस्ता होना सिर्फ एक रिलीफ नहीं, एक चेन रिएक्शन है जो आपके टैक्सेस, ईएमआई, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट सबको इंपैक्ट करती है। इन्फॉर्म्ड रहना, अवेयर रहना और स्मार्ट डिसीजन लेना और अगेन इंटरकनेक्टेडनेस समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर करो, हाइप करो और लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मैक्रो कैफे को फॉर सच डीपर एनालिसिस। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।